दोस्तों हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला। दोस्तों डायमेंशनल फॉर्मूला आपका कोई भी HSSC का एग्जाम हो उसके अंदर एक क्वेश्चन आपका डायमेंशनल फॉर्मूला से जरूर पूछा जाता है। दोस्तों आप चाहे एग्जाम उठा लीजिए, अभी अभी जो हरियाणा ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी डायमेंशनल फॉर्मूला से क्वेश्चन आए हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा है तो भाई आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल होते हैं और 3 क्वेश्चन होते हैं। भाई 2 न्यूमेरिकल और 3 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं। फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा रहता है भाई, ठीक है भाई। और जो फिजिक्स पूछी जाती है वो 11th और 12th की पूछी जा रही है आजकल। अभी आप हरियाणा ग्राम सेवक के एग्जाम में देखिए कि मैथ तो बहुत ईजी आया है, लेकिन फिजिक्स अगर देखी जाए तो फिजिक्स के क्वेश्चन 11th और 12th के ही आए हैं भाई, ठीक है भाई। तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला की आज हमारी सेकंड क्लास है। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो भी चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें भाई, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगी और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा ग्राम सेवक की या फिर हरियाणा पुलिस की या फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो भाई ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है भाई, ठीक है भाई। चलो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है? लास्ट क्लास में हमने ये बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते हैं MLT में। भाई मैकेनिक्स में हम लिखते हैं MLT, यानी कि मास को तो इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, लेंथ को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइम को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपकी बेस क्वांटिटी होती है। इनको मिला के कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया जाता है तो उसको लिखा जाता है भाई ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, ये मास और ये लेंथ और ये टाइम भाई, ठीक है। अब वो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि भाई इसकी पावर क्या होगी, लेंथ की पावर क्या होगी और टाइम की पावर क्या होगी भाई, ठीक है भाई। तो भाई लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी का। उसके बाद में हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन का पढ़ा, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स को पढ़ा, फोर्स के बाद लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा। लीनियर मोमेंटम जैसे ही पढ़ा फिर क्या आया? वर्क डन आया भाई। और वर्क डन के बाद क्या हुआ कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। फिर हमने पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस किया भाई, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने एक डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो था भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भाई, ठीक है। तो भाई दोस्तों अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो भाई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। चलो भाई आज हम शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है भाई। सबसे पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको मेजर किया जा सकता है। और आज की हमारी जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है वो है भाई प्रेशर भाई। प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल कॉपी पेन उठा लीजिए भाई, साथ साथ में नोट कीजिए भाई। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये टॉपिक आपने पहले से पढ़े हुए हैं। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो भाई ये इस क्लास में आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई आपने आर्ट्स से 11th और 12th में आपके पास आर्ट थी, यानी कि आपने साइंस पढ़ी ही नहीं है भाई 10वीं के बाद, आपको ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल ईजी तरीके से इसको पढ़ाएंगे भाई, ठीक है भाई। प्रेशर भाई, प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर आप जानते हैं, वैसे भी प्रेशर हम बता देते हैं। प्रेशर होता है कि भाई फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना फोर्स लगाया जाता है, कितना बल लगाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्रेशर बोला जाता है। यानी कि इसको डिफाइन किस प्रकार किया जाएगा? इसको किया जाएगा भाई फोर्स पर यूनिट एरिया भाई। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं भाई? प्रेशर बोलते हैं भाई। अब भाई फोर्स, इसकी अगर यूनिट की बात करें, अब साथ साथ में नोट कीजिए भाई, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी भाई? तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है भाई। अब एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है भाई। तो यानी कि इसका क्या हो गया भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी क्या होगी? इसकी यूनिट होगी भाई। तो कोई पूछे आपसे, एग्जामिनर पूछे कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर आएगी भाई, ठीक है। अब बात आती है डायमेंशनल फॉर्मूला की भाई। अब डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार लिखेंगे भाई? DF किस प्रकार लिखेंगे? तो भाई DF के लिए हम लिखेंगे MLT भाई। MLT इनकी पावर क्या होंगी भाई? अब ये डिपेंड करता है भाई। तो भाई देखिए भाई फोर्स की बता देते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था M1L1T-2 भाई। T-2 इस प्रकार हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है। आज एरिया का लिखते हैं तो L स्क्वायर भाई, क्योंकि लेंथ कितनी बार होती है? 2 बार होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ भाई। तो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे तो भाई ये 1 है और नीचे से -2 पावर आएगी, तो L की पावर कितनी आएगी? -1 आएगी। यानी कि कहने का मतलब है M1L-1 और T-2 भाई, T-2
ये क्या आ जाएगा आपका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा भाई। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1l-1t-2 होगा भाई। ठीक है भाई, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं भाई। अब बात आती है दोस्तों इसके साथ में प्रेशर के साथ साथ में ये डायमेंशनल फॉर्मूला और किस चीज का होता है भाई। ठीक है भाई, तो भाई कभी भी आपको एग्जाम में दिख जाए थ्रस्ट का पूछा है भाई, क्योंकि एग्जामिनर आपको क्या कंफ्यूज करने के लिए और कुछ वर्ड देगा, या तो आपको प्रेशर दिख जाए या फिर आपको थ्रस्ट दिख जाए भाई। ठीक है, या फिर कभी यह भी पूछा जाए कि भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है और यही क्या होती है, उसकी यूनिट होती है भाई वैसे। और या फिर आपके पास दिया जाए स्ट्रेस भाई, क्या दिया जाए, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस मत समझना भी जो दिमाग वाला स्ट्रेस होता है, उसको मत समझना भी। ठीक है भाई, तो क्या है, कभी भी प्रेशर या फिर थ्रस्ट या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर स्ट्रेस, चारों में से किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो कि प्रेशर का होता है। क्या होता है भाई, m1l-1t-2 और यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ी सी बात ये बता देते हैं कि भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये होता है भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब देखिए भाई स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस तो फोर्स ही है भाई, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस तो प्रेशर ही है भाई, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया भाई। अब यहां पे बात आती है, एक नई टर्म निकल के आई है स्ट्रेन भाई। तो अब दूसरा, पहला ये है और दूसरा क्या है, स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो भाई इसको डिफाइन किस प्रकार करते हैं, चेंज इन डायमेंशन भाई, चेंज इन डायमेंशन, किसी के अंदर कितना डायमेंशन चेंज हो जाए बटे में ओरिजिनल डायमेंशन भाई। बताते हैं भाई, आप कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जैसे हरियाणा पंचायती राज आपको पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से इसको भी आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा। स्ट्रेन का मतलब होता है कि भाई किसी बॉडी के डायमेंशन के अंदर कितना चेंज हो जाए, उसका रेशियो डिवाइड कर दो भाई किससे, जो पहले था। कहने का मतलब हमारे पास एक रोड है भाई, यानी कि एक चाहे रोड है, अब रोड को हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ खींचते हैं, यानी कि उसकी लेंथ चेंज हो जाए। जैसे किसी रोड को गर्म करते हैं भाई, तो गर्म करने से उसकी लेंथ चेंज हो जाए, यानी कि चेंज इन लेंथ भाई, क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ। तो डायमेंशन में क्या चेंज हुआ, लेंथ में चेंज हुआ और बटे में उसकी ओरिजिनल लेंथ है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर किसी रोड को गर्म करने के ऊपर उसके अंदर 20 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होता है और पहले कितनी थी भाई, 100 थी भाई, तो 100 से अब कितनी होगी भाई, 120 होगी, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे कि चेंज कितना हुआ, 20 का हुआ और ओरिजिनल कितना था भाई, 100 था भाई। अब बात आती है दोस्तों, जैसे कि क्या हुआ, लेंथ अगर चेंज हुई तो चेंज इन क्या हुआ, लेंथ ही हुआ, ओरिजिनल भी क्या है, लेंथ ही है। अब लेंथ को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कट जाएगा सब कुछ, यानी कि कोई यूनिट 1 आ जाएगा, जैसे 1 आ जाएगा। अब 1 की तो कोई यूनिट नहीं होती। अब दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m0l0t0 भाई, यानी कि जब डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं है तो सबको भाई 0 0 कर दो भाई। और इसके साथ में कोई ये पूछे कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है, तो हम कहेंगे भाई ये यूनिट लेस होता है भाई, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है, लास्ट क्लास में कुछ लाइट मार्कर की कुछ प्रॉब्लम थी, आज आपके लिए डार्क मार्कर से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है भाई, अब ये 2 क्वांटिटी हमारी हो चुकी हैं भाई। इसके बाद दोस्तों डिस्कस करते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, डिस्टेंस भाई, डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स, फोर्स के बाद वर्क डन, वर्क डन के बाद पावर भाई। ये सभी हमने सीक्वेंस में पढ़े हैं भाई। ठीक है, तो भाई आप भी इसी तरीके से याद रखें। अब बात आती है आज कि भाई सर्कुलर मोशन हो जाए, ये तो बात थी कि भाई लीनियर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा भाई, सर्कुलर मोशन के अंदर जहां पे डिस्प्लेसमेंट था वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई, जहां पे डिस्प्लेसमेंट था वहां पे क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि एंगल आ जाएगा, एंगल मतलब थीटा आ जाएगा भाई, यानी कि एंगल आ जाएगा, एंगल क्या है भाई, थीटा है भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि जैसे कि क्या होता था कि
जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ चेंज होने लग जाए तब क्या बनता था, वेलोसिटी बनता था। अगर क्या पता ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होने लग जाए तो क्या बन जाएगा भाई, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी भाई। क्या बन जाएगी भाई, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। फिर बात आती थी कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी टाइम के साथ भाई बढ़ने लगे या घटने लगे तो फिर क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। उसी प्रकार यहां भी एक चीज आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन भाई। ठीक है भाई, अब ये तीनों चीज आ चुकी हैं। अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको लिखने हैं भाई, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं भाई। देखिए भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा है, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इस तरीके से थीटा बनता है सर्कल के अंदर। हम ये क्या होती है, आर्क होती है, आर्क की लेंथ एल है और ये क्या है, रेडियस है। तो थीटा को क्या लिखा जाता है, एल बाई आर लिखा जाता है। लेंथ भी मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है, दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या भाई, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आया, कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई इसका, m0 l0 t0 भाई। चलो भाई, डायमेंशन लेस है, कहने का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायमेंशन लेस है। अब बात आती है यूनिट की भाई, तो यूनिट क्या है भाई, तो यूनिट लेस नहीं है भाई, यूनिट लेस नहीं है। यूनिट क्या होगी भाई, आप सभी लोग जानते हैं थीटा को किस में मेजर किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाता है। किस में किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाता है। इसके बाद बात आती है एंगुलर वेलोसिटी भाई। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, लेकिन टाइम है भाई। तो अब की बार क्या आ जाएगा, m0 l0 जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक पावर ऊपर आ जाएगी, -1 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन पर सेकंड आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड। इसी प्रकार एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। अब क्या होगा कि ओमेगा अपॉन में टी, यानी कि चेंज होता है वैसे तो डी ओमेगा बाई डी टी होता है, लेकिन फिलहाल डायमेंशन फॉर्मूला के लिए बता रहे हैं। ठीक है भाई, अब क्या होगा, फिर टाइम से डिवाइड कर दो, यानी कि एक पावर माइनस की ओर चली जाएगी भाई, m0 l0 t-2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर यूनिट पूछी जाए तो क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भाई। ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों 3 क्लास में हम क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला को कंप्लीट करेंगे भाई। कंप्लीट फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे भाई, क्योंकि कंप्लीट फिजिक्स अगर पढ़ने लगे तो हमारा एग्जाम अभी 1 महीने के अंदर हो जाएगा, और फिर क्या कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, और फिर पढ़ने का क्या फायदा जब आपका एग्जाम ही जा चुका है। फिर किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो पढ़ ही चुके हैं ये सब। ठीक है भाई, तो अब क्या है कि जो मेन टॉपिक है, जैसे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं तो उनसे रिलेटेड भी कुछ क्लासेज आएंगी। यानी कि कहने का मतलब है 10 या 12 क्लासेज के अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए जाएंगे। अगर उनसे आपका क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है भाई, आपकी जॉब लग जाएगी, और क्या होगा। ठीक है, अब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन होगी भाई, रेडियन पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भाई। ये क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूले है भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आप नोट कर लीजिए भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले को चेक करते हैं भाई। इसके साथ में कुछ भाई क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले जिनको हमें याद भी रखना होता है, और उसके कुछ ट्रिक भी होती हैं भाई, वो भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है भाई, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी तक हमने पढ़ा है। इसके बाद 2 चीजें और आती हैं दोस्तों, जब एंगल की ही बात कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम भाई। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है भाई, लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि मास को वेलोसिटी के साथ गुणा कर दो तो लीनियर मोमेंटम बन जाता है। उसी प्रकार अगर एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए तो उसी मोमेंटम को भाई सर्कुलर मोशन में घुमा दो तो फिर क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है भाई। और एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं P क्रॉस R से भाई, P क्रॉस R से इसको डिफाइन किया जाता है, जिसको पी आर साइन थीटा A क्रॉस B होता है। इतना आपको जानने की जरूरत है नहीं। फिर R साइन थीटा को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं, या फिर यहां पे आप याद रखिए कि इसको लिखेंगे P इंटू आर परपेंडिकुलर, P इंटू आर परपेंडिकुलर। इसको भी छोड़ दें तो, लेकिन फिर आप साथ में एक ही चीज याद रखिए कि फिलहाल डायमेंशन फॉर्मूले की बात है, ज्यादा डीप में मत जाइए। P और R की बात हो रही है तो P क्या है, P लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था भाई, तो वो था m0 m1 l t-1 भाई, मास इंटू वेलोसिटी भी, और साथ में क्या है, डिस्टेंस भाई। तो डिस्टेंस का l होता है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 l 2 t-1 भाई। ये क्या आ जाएगा भाई,
ये आपका आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा भाई। अब बात आती है भाई इसकी यूनिट क्या है, तो भाई बताइए कि मास इंटू वेलोसिटी, तो मास को तो किलोग्राम में मापते हैं भाई, और इसके साथ में डिस्टेंस है तो मीटर की जगह मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर पर सेकंड आ जाएगा भाई, पर सेकंड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों जैसे फोर्स है, फोर्स को जब सर्कुलर मोशन में क्या बोला जाता है, तो फोर्स को सर्कुलर मोशन में टॉर्क बोला जाता है भाई, टॉर्क बोला जाता है, याद रखिए। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन आप डिस्टेंस ही याद रखो भाई। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1L1T-2, और इसके साथ में डिस्टेंस है तो L आ जाएगा, और इसके साथ में जब पूरा इसको लिखेंगे तो m1L2T-2। दोस्तों याद कीजिए कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का था, ये डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन का था, ठीक है भाई। तो एनर्जी का, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। कई बार इस प्रकार क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि बताइए इनमें से भाई टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्विवेलेंट है, तो भाई एनर्जी आपको ऑप्शन में मिले तो एनर्जी आप भाई राइट आंसर टिक कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। ये हो गया भाई टॉर्क भाई। चलो भाई यहां पे हमारी बात खत्म हो जाती है। अब हमने क्या किया है कि भाई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, फोर्स सब कुछ पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा एक अलग टॉपिक और लेते हैं भाई, क्योंकि देखिए सभी डायमेंशनल फॉर्मूले आपकी पूरी फिजिक्स से हैं, पूरी फिजिक्स से हैं, तो अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग आपके डायमेंशनल फॉर्मूले हैं भाई। देखिए भाई एक बात आती है, एक पहले ये बता देते हैं कि भाई किसके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं भाई, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। नो डायमेंशनल फॉर्मूला भाई, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, और क्या है, नो यूनिट भाई। कोई यूनिट नहीं होती और कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। किसका भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं भाई, 6 हैं भाई। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा। कितने हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री के, 6 फंक्शन हैं। तो 6 में से अगर किसी का डायमेंशन पूछा जाए तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, कोई इनकी यूनिट नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भाई। ऑप्टिक्स की बात करते हैं भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है भाई, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वी क्या है, वेलोसिटी है भाई। सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये नॉर्मल वेलोसिटी होती है भाई, ठीक है। देखिए भाई वेलोसिटी को वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा भाई, कुछ नहीं आएगा। डायमेंशन में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट भी कुछ नहीं होगी, डायमेंशन लेस होता है। हम बता सकते हैं कि भाई देखिए भाई अगर डायमेंशन ये अगर देखा जाए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है भाई, डायमंड का 2.42 होता है भाई। इसके आगे कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए कि इसको क्या बोलते हैं, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस भी होता है भाई ये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों याद कीजिए स्ट्रेन, स्ट्रेन अभी अभी हमने पढ़ा है स्ट्रेन की नो डायमेंशनल फॉर्मूला, नो डीएफ भाई और नो यूनिट भाई, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। इसके साथ में दोस्तों एंगल, अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, नहीं होता, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, बट यूनिट होती है, क्या होती है, रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन होती है। कई बार ऐसी क्वांटिटी पूछ ली जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए, बताइए ऐसी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन उसकी यूनिट जरूर है, तो भाई वहां पे एक ऑप्शन में आपको मिलेगा एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई, ठीक है भाई। तो इसके साथ ये डायमेंशनल फॉर्मूले हुए भाई हमारे। चलो भाई थोड़ा आगे की तरफ और बढ़ते हैं, एक क्लास में और इसको कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है भाई। कुछ ऐसी चीजें बताएंगे कि जो आपको कहीं पे भी आपने नहीं पढ़ी होगी, आपने साइंस पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन अब की बार जो आप साइंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा भाई। कमेंट करके जरूर बताएं भाई आपको कुछ डिफरेंस जो आपने पहले से पढ़ा है या फिर आज जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको कुछ फायदा या फिर कुछ आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या फिर जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है भाई।
क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से सभी पॉइंट क्लियर हो जाएं। इसलिए दोस्तों जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं भाई, वो चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें भाई, क्योंकि आगे जो क्लासेज इसी तरह कैसे आपकी डिमांड के ऊपर ही क्लासेज चलती रहेंगी। जैसे कि हरियाणा पंचायती राज चल रहा है, उसी प्रकार साइंस की क्लासेज भी चल रही हैं और आगे आने वाले टाइम में मैथ की क्लासेज भी स्टार्ट हो सकती हैं भाई। ठीक है भाई, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ बढ़ते हुए एक वेवलेंथ होता है भाई। क्या होता है? वेवलेंथ होता है। अब वेवलेंथ से भाई दोस्तों याद कीजिए, वेवलेंथ वेव यानी कि क्या होगा कि एक वेव के द्वारा तय की गई दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं भाई। अब तय ये नहीं कि भी जितनी भी तय की गई है वो वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या है कि एक टाइम पीरियड के अंदर, एक जो फिक्स टाइम पीरियड के अंदर एक वेव जितनी डिस्टेंस तय करती है उसको क्या बोला जाता है? उसको वेवलेंथ बोला जाता है। या फिर कहें तो दो क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी वेवलेंथ बोला जाता है। दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस है उसको भी ट्रफ बोला जाता है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो उसके अंदर दो रेयर फ्रैक्शन और दो कंप्रेशन के बीच में जो दूरी होती है, जो लगातार होती है, उसको भी वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वो चीजें आपके काम की नहीं है, फिलहाल डायमेंशनल फॉर्मूला आपका काम का है। तो भाई वेवलेंथ क्या होता है? तो वेवलेंथ को, जो लेंथ की बात हुई है, तो लेंथ को किसके अंदर मापा जाता है? मीटर के अंदर मापा जाता है। इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला m0l0t1 होता है। यूनिट मीटर आ जाएगी भाई। यूनिट कितनी आ जाएगी? मीटर आ जाएगी भाई। ठीक है, देखिए भाई इसके बाद कभी भी दे दिया जाता है। देखिए ऐसा तो आपके एग्जाम में नहीं देगा, क्योंकि फिर तो बिल्कुल ही इजी आपका वो हो जाएगा एग्जाम। वेव नंबर देता है भाई कई बार। वेव नंबर क्या होता है भाई? वेव नंबर होता है 2π/λ और वेवलेंथ को क्या लिखते हैं? लैम्डा भाई। अब ये कहने का मतलब है 2π भाई। 2π की कोई यूनिट होती है? कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है भाई 2π का? नहीं होता। इसलिए ये क्या है कि लैम्डा भाई। ये क्या है? लैम्डा है भाई। तो लैम्डा को क्या लिखेंगे भाई? फिलहाल m0l, l क्या होगा भाई? l -1 होगा और t कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी? पर मीटर हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी? पर मीटर हो जाएगी भाई। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इंटेंसिटी ऑफ वेव भाई। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इसको तो भाई आपको ऐसे बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे भाई। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है? इंटेंसिटी होती है कि भाई कितनी एनर्जी कितने एरिया के ऊपर कितने टाइम में गिर रही है, उसको क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी ऑफ वेव या फिर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बोला जाता है। कभी भी इंटेंसिटी सुनाई दे तो कहने का मतलब है कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, कितने एरिया के ऊपर हो रही है और कितने टाइम में हो रही है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 सेकंड में गिरने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों कर सकते हैं, जैसे कि भाई आपके घर में केबल है भाई, तो जो क्या होती है? छतरी होती है। तो भी छतरी के ऊपर जैसे कि आप उसको घुमाते हैं तो क्या है कि अलग अलग इंटेंसिटी आती है। आप नीचे रिसीवर में देखते हैं तो अलग अलग इंटेंसिटी आती है। जब इंटेंसिटी ज्यादा आती है तब आप उसको वहां पे सेट करते हैं, फिर सिग्नल के ऊपर आप उसको करते हैं। सबसे पहले इंटेंसिटी की भाई रेडिएशन आ रही है या नहीं आ रही है। रेडिएशन आ रही है, फिर उसको किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट किया जाता है और जिसे क्या बोला जाता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है भाई, तो इंटेंसिटी का मतलब कितनी रेडिएशन यानी कि कितनी एनर्जी कितने एरिया के ऊपर और कितने टाइम में, उसको इंटेंसिटी ऑफ वेव बोलते हैं। अब बता देते हैं भाई इंटेंसिटी क्या बात की भाई मैंने? एनर्जी की भाई। एनर्जी डिवाइड में एरिया भाई, कितने एरिया के ऊपर, और डिवाइड बाई में टाइम भाई, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी बोला जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखेंगे। बताइए एनर्जी का क्या होता है? m1l2t-2 होता है। डिवाइड बाई में एरिया होता है, एरिया को तो l² बोला जाता है। डिवाइड बाई में टाइम भी होता है, तो टाइम को तो t लिखा जाता है। l से l कैंसिल हो जाता है, m1 आ जाता है, l0 आ जाता है और t-3 आ जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी ऑफ वेव। क्या पता आपके एग्जाम में इंटेंसिटी ऑफ वेव का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, इसलिए भाई इसको छोड़ना नहीं है। क्या हो जाएगा भाई? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम m1 l0 t-3। दोस्तों जो भी आप आधा घंटा या फिर 40 मिनट हमारी क्लास को देते हैं, तो भाई ये जो टाइम है आपका व्यर्थ नहीं जाएगा।
ये टाइम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आप कोई भी एग्जाम देंगे, हम ये नहीं करें कि इस एग्जाम के अंदर या फिर आप जो भी एग्जाम देते हैं उसके अंदर ये टॉपिक बहुत ही मायने रखता है, इसलिए हमने इसको चूज किया है भाई। ठीक है भाई, इंटेंसिटी ऑफ वेव भाई। अब बात आती है भाई इसका क्या होगा भाई, यूनिट क्या होगी भाई। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई, जूल होती है भाई। फिर ये क्या होता है एरिया, पर मीटर स्क्वायर और पर सेकंड भाई। तो पर सेकंड इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। जूल को न्यूटन के अंदर भी हम तोड़ सकते हैं भाई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। दोस्तों वैसे एक क्लास के अंदर हम ये करा सकते हैं, लेकिन एक दिन में हमें सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन के अंदर कुछ बच्चों को तो समझ में आ जाता है, फिर उनके कमेंट आते हैं सर एक ही क्लास में सभी करा दो। लेकिन फिर बात ये आती है कि आपको तो समझ में आ गया, हमें तो क्या है कि हमें तो सभी को साथ में लेके चलना है कि सभी को अच्छे से समझ में आए। हमारा तो यही दायित्व है भाई। ठीक है भाई, अगला डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई, ये तो सभी हो चुके हैं भाई। इसके बाद में एक आता है भाई फोर्स कांस्टेंट भाई। क्या आता है भाई, फोर्स कांस्टेंट आता है। 3 डायमेंशनल फॉर्मूले और हैं भाई आज की क्लास के। भाई जो भी क्लास आप देखें भाई, पूरी क्लास देखें, चाहे आप कहीं से भी देखें, आप किसी भी टीचर के पास पढ़ते हैं, आप भाई ये नहीं कि भाई 1 मिनट आप क्या है 1 मिनट में ये तय कर लेते हैं कि भाई नहीं भाई हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही आप क्लास देखना स्टार्ट करें लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में आपके दिमाग में एक कंक्लूजन निकलना चाहिए कि भाई जो हमने पढ़ा है हमें कितना समझ में आया है, हमें कहाँ डाउट है, उस टाइम पे हमें एक कंक्लूजन करना चाहिए। ठीक है, पहले कोई भी कंक्लूजन नहीं करना चाहिए भाई। फोर्स कांस्टेंट है और इसके बाद में सरफेस एनर्जी है भाई। ठीक है भाई, सरफेस एनर्जी। साथ साथ में भाई कमेंट जरूर करते रहें, वीडियो को लाइक करें भाई, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि भाई साइंस को यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया है भाई। मोमेंट ऑफ फोर्स हरियाणा पुलिस के लिए भी साइंस पढ़ाई जा रही है भाई। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आएगा तो उसके अंदर दोस्तों आप जो भी एग्जाम देते हैं आजकल, चाहे आप किसी स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं, तो भाई साइंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है आज के टाइम। क्योंकि क्या है कि जीएस के बाद साइंस को देखते हैं कि बच्चे को कितनी साइंस आती है भाई। ठीक है, क्या पता अब की बार हरियाणा ग्राम सेवक में भाई साइंस को ज्यादा महत्व दे दिया जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। एचएसएससी में तो कुछ भी हो सकता है। फोर्स कांस्टेंट भाई, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है भाई, देखिए भाई स्प्रिंग का एग्जांपल ले लीजिए भाई। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग को हम अपनी तरफ खींचते हैं भाई, तो जैसे ही छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग वापस चले आ जाता है भाई। तो क्यों भाई ऐसा, जैसे हमने उसको डिस्प्लेसमेंट दी है, फोर्स लगाया है, तो भाई हमारे पास ही रहना चाहिए था। तो भाई नहीं भाई, जैसे ही हम फोर्स हटा देते हैं एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है जो कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाता है भाई। तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स है। और ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ये रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। और फिर ये फिजिक्स में एक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट यूज किया जाता है जिसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने उसको क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे दिया भाई। यहां पे क्या दिया कि फोर्स लगाए तो फोर्स कांस्टेंट दे दिया भाई, एफ हो गया। और ये क्या है, ये फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट क्या हो गया, फोर्स अपॉन में एक्स, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ भाई। यानी कि क्या होगा कि यूनिट लेंथ पे लगाए जाने वाला फोर्स क्या कहलाता है, फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है भाई। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब ये बात हमें पता चली है कि भाई ये फोर्स कांस्टेंट होता क्या है। चलो भाई के से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये होता है। अब भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो m1L1T-2। दोस्तों ये सब चीजें याद हो जानी चाहिए भी। साथ साथ में ये लेंथ होता है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाती है। कहने का मतलब है m1L0T-2 हो जाना चाहिए भाई। m1L0T-2 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, फोर्स कांस्टेंट हो जाना चाहिए। इसके बाद साथ में दोस्तों अगर कभी यूनिट पूछी जाए तो फोर्स की क्या होती है, फोर्स की तो न्यूटन होती है भाई, और न्यूटन पर मीटर भाई। न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट। दोस्तों इसके बाद है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जहां पे वर्ड सुनाई दे तो भाई साथ में बता देते हैं। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है m1L2T-2 भाई। m1L2T-2 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एनर्जी का होता है।
चाहे एनर्जी कौन सी भी एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई। इसके साथ में बताएं कि ये डायमेंशन फॉर्मूला और किसका होता है भाई, वर्क का भी यही होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी का भी यही होता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होता है भाई। ठीक है। इसके साथ में अभी एक क्वांटिटी पड़ी है टॉर्क भाई, टॉर्क पड़ी है। टॉर्क वैसे होता फोर्स है, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का मोमेंट कर दो भाई, यानी कि इसको सर्कुलर के अंदर लेके चला जाओ, यानी कि फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि m1L1T-2 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी। और ये अगर सोल्व करेंगे तो m1L2T-2। अब ये भी तो क्या है, ये भी तो एनर्जी है। अब बताइए कि सरफेस एनर्जी का, मोमेंट ऑफ फोर्स का, वर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, टॉर्क का, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है भाई, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो भाई आपको क्लास में कोई भी बोरियत भी नहीं आएगी और आप चीज़ों को धीरे धीरे जान जाएंगे। और फिर क्या है, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि एग्जाम तो बहुत ही इजी आया है भाई। ठीक है भाई। चलो भाई, ये आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है भाई। तो भाई इसके साथ में और चार चीज़ें और बता देते हैं भाई। ठीक है। जब हमारे से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 2-4 चीज़ें और सुन लीजिए भाई। देखिए भाई, फिजिक्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ कंजर्वेशन लॉ होते हैं, जैसे कि भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। तो चार्ज के बारे में क्या है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड बट इट मे बी कन्वर्ट फ्रॉम दी वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि चार्ज को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो भाई। ये चार्ज का कंजर्वेशन लॉ है। इस लॉ को चाहे आप इंडिया के अंदर रख लो, या फिर पाकिस्तान में ले जाओ, या फिर यूएसए में ले जाओ, या फिर अफ्रीका में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, ये यूनिवर्सल लॉ है भाई। ये आपके कभी भी चेंज नहीं होंगे भाई, कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों एनर्जी का लॉ है कि एनर्जी क्या है कि भाई टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बल्कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। दोस्तों जानते हैं डेली लाइफ में मैकेनिकल एनर्जी में चलते हैं भाई, मैकेनिकल एनर्जी में केवल 2 ही एनर्जी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जब हम चलते हैं तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, जब पोजीशन की वजह से होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। साफ साफ एग्जांपल ये बता देते हैं, आपकी छत के ऊपर टंकी के अंदर पानी है भाई, पानी को जैसे ही आप नल ओपन करते हैं तो भाई पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। पहले पानी की पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। नीचे जैसे ही नीचे आता है तो क्या हो जाता है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी भी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। दोस्तों जैसे कि भाई आप देखते हैं बांध बनाए जाते हैं, बांध के ऊपर क्या किया जाता है, बिजली के लिए, बिजली बनाने के लिए क्या है कि पानी को बहुत ही ऊंचे लेवल के ऊपर लेके जाते हैं, क्या करते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देते हैं। जैसे ही वहां से हम उसको पानी को नीचे की तरफ लाते हैं तो उसको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। उस काइनेटिक एनर्जी का यूज टरबाइन को घुमाने में यूज होता है। और जो जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जैसे कि डायनमो लगाया जाएगा, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाएगी। चलो भाई एनर्जी प्रोड्यूस हो गई भाई इस लॉ से। तो भाई ये लॉ क्या है कि ये क्या है कि कंजर्वेशन 4 लॉ आप याद रखें भाई। ठीक है, क्या पता एग्जाम में ऐसी चीजें भी पूछी जा सकती है, इस एग्जाम में नहीं तो और कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ऐसी चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला की एक क्लास और होगी, फिर हम उम्मीद करते हैं कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, जो कि आपके हरियाणा ग्राम सेवक का कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर पूछा जाता है। इसके साथ में दोस्तों अगर आप देखा जाए तो अगर आप मान लो 11th और 12th के अंदर, अगर कभी कोई हमारा दोस्त 11th और 12th का भी जो कि क्या है जिसकी साइंस स्ट्रीम है वो देख रहा है क्लास को, तो भाई उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बोर्ड के अंदर क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके डायमेंशनल फॉर्मूला से पूछे जाते हैं। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।